बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 6.5 बर्नौलीज इक्वेशन। इससे पहले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रही थी। और उसमें हमने रिजल्ट देखा था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट इन द पाइप इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जब हमने इसको डीपली देखा तो वो वॉल्यूम पर सेकंड बन रहा था, या वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड था, और इसको हम फ्लो रेट भी कहते हैं। तो ओवरऑल हमने कंक्लूजन निकाला था कि फ्लो रेट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक दफ़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ये रिजल्ट था कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड स्पीड ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर आपका पाइप कहीं से ज्यादा एरिया वाला हो गया, वाइड हो गया, बड़ा हो गया, तो एरिया बढ़ गया, तो इस वजह से उसको कांस्टेंट रखने, इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए स्पीड कम हो जाएगी। कहीं से पाइप नैरो हो गया, यानी कि इसका एरिया कम हो गया है, तो जाहिर है प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह एरिया और वेलोसिटी जो है, या स्पीड ऑफ द फ्लूइड जो है, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर आपको एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की फॉर्म है। ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये स्पीड ऑफ द फ्लूइड और एरिया ऑफ द पाइप का रिलेशन आपको देता है। ठीक है, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ये आपको कुछ और फैक्टर्स का रिलेशन बताएगा। वो फैक्टर्स क्या हैं? प्रेशर है, स्पीड ऑफ द फ्लूइड है, और हाइट है। ठीक है, पहले स्पीड का रिलेशन एरिया के साथ पढ़ा आपने, अब स्पीड का रिलेशन हाइट के साथ और प्रेशर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये बर्नौलीज इक्वेशन होती है। ये भी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की तरह एक फंडामेंटल लॉ है, फ्लूइड डायनामिक्स का फंडामेंटल इक्वेशन है, और ये जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, पहले इसकी हम डेरिवेशन देखते हैं, उसके बाद जब इसकी आप फाइनल फॉर्म देखेंगे तब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। डेरिवेशन के लिए आप ये फिगर देख लें, आपको नजर आ रहा है कि हमने उसी तरह एक पाइप लिया है जिसका एरिया एक जगह से वाइड है और एक जगह से नैरो है। ठीक है, उसी तरह से कोई एक हमने पैच कंसिडर कर लिया है। अब इसके अंदर हमने हाइट को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, तो हाइट को और प्रेशर को। ठीक है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया है कि लेफ्ट साइड से वाटर एंटर हुआ है पाइप के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये येलो पोर्शन ले लिया, ये जो आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि P1 इज द प्रेशर ऑन द फ्लूइड। ठीक है, V1 is the velocity with which the fluid is flowing. A1 is the cross sectional area of this patch, और इस पॉइंट पर जो पाइप का एरिया है वो है A1। इसकी जो विड्थ है इस पैच की वो डेल्टा x1 है। जितना मैस इस पैच में से फ्लो कर रहा है वो डेल्टा m है, और आपका ये वाला जो पोर्शन है पाइप का, ये अर्थ से h1 हाइट के ऊपर है। ठीक है, सिमिलरली दूसरी तरफ चलते हैं, राइट साइड पर, जहाँ पे पाइप आपका नैरो है, यहाँ पे यहाँ से लिक्विड बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमने अज्यूम कर लिया है। तो सपोज A2 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पाइप एट दिस पॉइंट, डेल्टा x2 is the width of this patch, delta m is the mass flowing through this portion, P2 is the pressure on the fluid, and H2 is the height of this portion of the pipe from the ground. ठीक है, और उसी तरह आपने कोई टाइम ले लिया t जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, प्लस यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है दैट फ्लूइड इज आइडियल, यानी कि वो इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा, और वो स्टेडी मैनर में, स्टेडी स्टेट मैनर में फ्लो करेगा। ठीक है, आइडियल फ्लूइड ले लिया। तो ये सारी अब एक पिक्चर जो है ये आपने अपने जहन में रखनी है। इसको लेकर अब आगे हम अपनी डेरिवेशंस करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं देखती हूँ आपको
कैलकुलेशंस जो हाथ से लिखी हुई हैं वो दिखाती हूँ। यहाँ से समझना थोड़ा सा आपको आसान होगा, इसलिए मैंने हाथ से लिखी हुई कैलकुलेशन निकाली है, या मैंने नेट से ही ली है। ठीक है, एज इट इज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन करना। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो कि प्रेशर का फैक्टर इंक्लूड करवाया है, तो प्रेशर जो है वो हमें पता है कि किसके बराबर होता है। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हम फर्स्ट पोर्शन में कंसिडर कर रहे हैं प्रेशर, तो P1 वन इक्वल्स टू F1 A1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप F1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो P1 A1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ से देख लें। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, यहाँ से देख लें। तो फोर्स जो है वो बेसिकली आपने निकाली फर्स्ट, अभी हम सारी कैलकुलेशन फर्स्ट पोर्शन में कर रहे हैं। तो फोर्स ऑन द अपर एंड ऑफ द फ्लूइड विल बी P1 A1, और ये कैसे निकाला है, P इक्वल्स टू F/A के फॉर्मूला से। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या निकल आया है, फोर्स की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करने लगे हैं वर्क डन, कि कितना वर्क डन होगा उस पोर्शन के अंदर फ्लूइड के ऊपर। W इक्वल्स टू F D होता है, तो फर्स्ट पोर्शन के लिए W1 इक्वल्स टू F1 इंटू डेल्टा X1। अच्छा एक चीज नोट करें, पीछे चलते हैं। इस पोर्शन के अंदर जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जाहिर है वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा ना जितनी उसकी विड्थ है, तो इस वजह से D की जगह डेल्टा X1 आया। ठीक है जी, तो ये हो गया W1 इक्वल्स टू F1 डेल्टा X1। अब F1 की जगह आपने P1 A1 लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ये आपका आ गया है अपर एंड के लिए वर्क डन। ठीक है, अब अगर हम लोअर के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आ जाएगा, लोअर के लिए वर्क डन आ जाएगा W2 इक्वल्स टू माइनस F2 डेल्टा X2। अच्छा एक और चीज, यहाँ आपने साइंस का ख्याल रखना है। यहाँ पे देखें, जिस तरफ प्रेशर लग रहा है या फोर्स लग रही है उसी तरफ स्पीड भी है। ठीक है, तो फोर्स में और डिस्टेंस में, जिस तरफ वेलोसिटी की स्पीड है डिस्टेंस भी उसी तरफ कवर होगा ना। तो फोर्स में और डिस्टेंस में जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है, दोनों पैरेलल हैं। लेकिन इस केस में आप देखें कि डिस्टेंस, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डिस्टेंस की डायरेक्शन है। तो डिस्टेंस एंड फोर्स या प्रेशर, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल हैं। सो द एंगल विल बी 180। तो जब आप cos 180 खोलेंगे वर्क डन के फॉर्मूला के अंदर तो वो -1 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई अ नेगेटिव साइन अपीयर्स ओवर देयर, राइट। तो ये हो गया -F2 इंटू डेल्टा X2। तो F2 की जगह आपने लगा दिया P2A2, सेकेंड पैच के लिए था, और डेल्टा X2 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो P2 जो है वो प्रेशर है सेकेंड वाले पैच पर, और A2 जो है वो उस पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और डेल्टा X2 जो है आप उसकी विड्थ समझ लें, या वो डिस्टेंस है जो फ्लूइड कवर करेगा उस पैच के दौरान। ठीक है, तो अब अगर हम टोटल वर्क डन निकालना चाहें या नेट वर्क डन निकालना चाहें तो इन दोनों को ऐड करके आएगा। ऐड किया, वैल्यूज लगाई, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, मजीद हमने यहाँ क्या किया, अब आपको पता है कि वेलोसिटी का और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, V इक्वल्स टू S/T। तो S यानी कि डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ जाता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम है, तो डेल्टा X1 की जगह हम क्या लिख देंगे, V1T, और डेल्टा X2 की जगह क्या लिख देंगे, V2T। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिस्टेंसेस को रिप्लेस कर दिया उनकी वेलोसिटीज से। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ये वाली फॉर्म लाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं T के साथ। ठीक है, T के साथ मल्टीप्लाई करवा के क्या होगा, ये बन जाएगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे बनेगा, दोबारा से मैं आपको वही कहूंगी कि V की जगह अगर आप लिख दें डेल्टा X/T, ठीक है, तो जब हमने T से मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो जो डिनोमिनेटर में T आएगा वो कैंसिल हो जाएगा इससे, और ऊपर डेल्टा X रह जाएगा। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा X वॉल्यूम आ जाएगा ना।
ठीक है। सो दिस इज वाई दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, राइट। तो जब हमने इन दोनों साइड्स को टी से मल्टीप्लाइड करवाया तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो यही काम हमने किया कि A1 V1 T भी वॉल्यूम के बराबर है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, और A2 V2 इंटू टी भी वॉल्यूम के बराबर है। तो हमने इसकी जगह भी वॉल्यूम लिख दिया और इसकी जगह भी वॉल्यूम लिख दिया। तो फाइनली W विल बी इक्वल टू P1V माइनस P2V। फिर हमने वो V कॉमन लिया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। ये स्टेप्स आपने बीच में ऐड कर लेने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब हमें पता है वॉल्यूम इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे वॉल्यूम की जगह। इसको रिप्लेस बन किया तो ये बन गया, ठीक है। तो ये जो है ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, पार्ट ऑफ दिस वर्क इज यूटिलाइज्ड बाय द फ्लूइड in changing its kinetic energy and a part is used in changing its gravitational potential energy। तो अब चूंकि वर्क डन है, वर्क डन जाहिर है एनर्जीज चेंज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होगी, साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, चूंकि वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं तो इस वजह से आपको चेंज नजर आएगा काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और हाइट्स भी चेंज हो रही हैं पाइप्स के दोनों पोर्शन में, तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नजर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा ½ mv2 स्क्वायर माइनस ½ mv1 स्क्वायर, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। ये हाइट्स हो गई और ये वेलोसिटीज हो गई v से। तो ये जो है ये हमारे पास चेंजेस आ गए काइनेटिक एनर्जी के। अब हम क्या करते हैं, वर्क डन, चूंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है कि टोटल वर्क डन जो है वो किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी के। और टोटल एनर्जी इस वक्त जो है वो हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जीज आ गई और ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया, ऑलराइट। तो मैसेज आपको यहाँ राइट साइड की चारों टर्म में नजर आ रहे हैं, कॉमन लेंगे और कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और मजीद आप डेंसिटी को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवा के इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये m था, m कॉमन लिया कैंसिल हो गया, ये बच गया। फिर उसके बाद रो को इधर मल्टीप्लाई करवाया, ये फॉर्म आ गई और यहाँ पे रह गया P1 माइनस P2। इसको आप बस रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए आपका जो फर्स्ट पोर्शन था वो वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएं इक्वल के, और जो सेकंड पोर्शन था उसकी टर्म्स इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये क्या बन जाएगा, P1 प्लस हाफ रो वी आई स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी H2, ठीक है। तो ये जो है ये आपका एक्सप्रेशन आ गया और इसको हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। ये आपको क्या बता रहा है कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मैंने क्या बात की है, नोट करें जरा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, यहाँ पे ½ mv² की बजाय हाफ रो v² आ गया है। ऐसे ही है ना, रो जो है वो डेंसिटी है और वो किसके बराबर होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम इसको रिप्लेस कर दें मैस पर यूनिट वॉल्यूम से, तो मैस इसके साथ मिलकर काइनेटिक एनर्जी दे देगा और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगा। तो क्या हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप इस रो को रिप्लेस करेंगे एम ओवर वी से, तो एम जी एच ये मिलकर पोटेंशियल एनर्जी दे देगा और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन आई है ये आपको काइनेटिक एनर्जी
पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर का सम बता रही है कि इक्वल होता है। अगर आप पीछे जाएं थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स में, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो एक तो आपको रिलेशन पता चल गया स्पीड का, हाइट का और प्रेशर का। दूसरा आपको ये पता चल गया कि जब आप फ्लूइड को डील कर रहे होते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ एक प्रेशर का फैक्टर भी इंक्लूड होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सम ऑफ प्रेशर, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is always a constant in case of ideal fluid। ठीक है, ये जो है ये आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो शुरू में एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, अब वो पढ़ते हैं जो आपको अब समझ आ जाएगी। As the fluid moves through a pipe of varying cross section and height, the pressure will change along the pipe. Bernoulli's equation is a fundamental equation in fluid dynamics that relates pressure to fluid speed and height. तो अब आपको समझ आ गया कि जब किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा होता है, फ्लूइड की स्पीड चेंज हो रही होती है, प्रेशर चेंज हो रहा होता है, हाइट चेंज हो रही होती है, तो चीजें किस तरह से रिलेट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको रिलेशन भी मिल गया और साथ ही आपको एक कंजर्वेशन लॉ भी मिल गया। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बर्नौलीज इक्वेशन कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करती है, कौन से कंजर्वेशन लॉ को रिप्रेजेंट करती है, तो आप फौरन से बताएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर भी इंक्लूड होता है इस कंजर्वेशन लॉज में। थैंक यू सो मच।